हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 1 को एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हर यूनिट में आपको 3 चैप्टर दिए गए हैं। टोटल 3 यूनिट हैं, मतलब आपके 9 चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। यूनिट 1 के एजुकेशन, बुक का नाम है आपका शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार, शिक्षा। यूनिट 1 चैप्टर 1। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो है मेन चीज़ कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, शिक्षा किस प्रकार दी जाती है। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, सीखना और सिखाना। ठीक है, शिक्षा शब्द का सिंपल सा अर्थ है कि सीखना और सिखाना। इस व्याख्या के अनुसार ये कहा जा सकता है कि शिक्षा एक सीखने की प्रक्रिया है और सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप ये कह सकते हैं किसी को कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है और कुछ सीखता है। देन उसके बाद आता है कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन इंग्लिश में वर्ड होता है, शिक्षा के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्द एजुकेटम और एजुकेयर से मिला है। ठीक है, एजुकेटम और एजुकेयर से मिलकर एजुकेशन को बनाया गया है। अलग अलग समय पर कई दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों व नीतियों ने शिक्षा के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो आपको पता ही होगा कि जिस तरह समय बदलता रहता है उसी तरह लोगों के विचार भी बदलते रहते हैं। तो अलग अलग समय पे कई बड़े बड़े विज्ञानकर्ताओं ने, दार्शनिकों ने शिक्षा के रिगार्डिंग अपनी अपनी थ्योरीज प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो वो थ्योरी कुछ निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं कि जो पहली है वो है ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेद के थ्रू आई है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर व निस्वार्थ बनाती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसी विद्या है जो कि किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर और निस्वार्थी बनाती है। उसके बाद आता है सेकंड, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता, एक मनुष्य के अंदर जो चीज़ें हैं उसको पूर्णतः व्यक्त करना, किसी को बताना, क्या है? शिक्षा। ये किसने बताया? स्वामी विवेकानंद ने। उसके बाद तीसरा आता है शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों और प्राकृतिक प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। एस्ट्रोलॉजी द्वारा ये बताया गया था। फिर आता है शिक्षा बच्चों के आंतरिक विकास है। शिक्षा बच्चों का आंतरिक विकास है। ये किसने बताया था? ये बताया था रूसो ने। तो ये कुछ आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं या फिर थॉट्स हैं जो कि दिए गए थे बड़े बड़े लोगों द्वारा। फिर आता है शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि एक समाज को अच्छे से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है शिक्षा। हर व्यक्ति को शिक्षक एक प्रकार से, ठीक है, एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे मनुष्य की जन्मजात शक्ति का विकास होता है। ठीक है, जिससे मनुष्य, जब किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है तो वो जन्मजात से ही चीज़ें सीखता है, तो उसका विकास होता है तथा उसके ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है और व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा के ही द्वारा ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर सकते हैं हम लोग, किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा के मूल उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं आखिर? ठीक है, तो जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित है कि किसी भी समाज में उस समाज के सामाजिक जीवन के उद्देश्य वहाँ के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, एक समाज है, सपोज करिए कि भारत में जो समाज है वहाँ पे जो सामाजिक जीवन है उसका क्या उद्देश्य है कि एक अच्छा जीवन लोगों को प्राप्त हो। ठीक है, वो अच्छे से जीवन जिए, स्वतंत्रता हो, तो ये सब किस चीज़ के थ्रू प्राप्त होगा? वही होगा शिक्षा के थ्रू। शिक्षा का भी यही उद्देश्य है। हमेशा से शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा समाज का विकास करते हुए उसकी निरंतरता को बनाए रखना है। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा से क्या रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करे, समाज का विकास करे। फिर आता है कि शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। ठीक, तो प्रमुख उद्देश्य का जो पहला पॉइंट है वो है कि सामाजिक विरासत में का हस्तांतरण। तो अगर मैं इस पॉइंट के बारे में आपको बताऊं तो शिक्षा के द्वारा ही हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने आने वाली जनरेशन्स को क्या देंगे? आप उनको देंगे ज्ञान। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम इस पीढ़ी में
अर्जित करेंगे, कि हम इस पीढ़ी में हम ज्ञान अर्जित करेंगे, ठीक है, ज्ञान लेंगे और अगली पीढ़ी को हम बुक्स के थ्रू वो ज्ञान देंगे। तो वो क्या है, शिक्षा का हस्तांतरण है। हमने कुछ नया बनाया, वो हम अगली पीढ़ी को देंगे। तो यहाँ क्या लिखा गया कि शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान, लोक चलन, नीति तथा सामाजिक गठन के संस्थापक प्रतिमाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है, ठीक है। तो हम प्रतिमाएं, बहुत सारी बुक्स, नॉलेज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं। अर्थात एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को कई ऐसी चीज़ें देती है जिससे आने वाली पीढ़ी को बीती हुई पीढ़ी के बारे में सब कुछ पता चले, ठीक है। अगर शिक्षा ही नहीं होती, अगर हमारे पास हिस्ट्री की बुक्स नहीं होती, तो हमें पता कैसे चलता कि हमारा बीता हुआ कल किस प्रकार का था, ठीक है। तो यही एक महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा का। दूसरा आता है शारीरिक विकास के उद्देश्य। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, ठीक है। अरस्तु कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है और वो क्या होता है, शिक्षा का निर्माण करता है। शारीरिक विकास शिक्षा का एक सार्वभौमिक उद्देश्य है। यह उनकी मांसपेशियों को सशक्त बनाना, ज्ञान की विधियों तथा कर्म विधियों के विकास तथा जन्मजात शक्तियों का विकास से जुड़ा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, उसकी आप कह सकते हैं एक्सरसाइज होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। हमारा दिमाग डेवलप्ड होता है जब हम आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि शिक्षा को अर्जित करते हैं, गेन करते हैं। ये उसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है मानसिक विकास का उद्देश्य। जब व्यक्ति कोई शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें जो उसकी मानसिकता है उसका विकास होता है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो बड़े होते होते उसकी जो मानसिकता है वो बड़ों जैसी हो जाएगी, उसमें मैच्योरिटी आएगी। किसके थ्रू, जब उसके पास ज्ञान होगा, एजुकेशन होगी, ठीक है। तो शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों के विचारों को आदान प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान एवं वस्तु जगत का अध्यात्म जगत को जानने के लिए अलग अलग विषय का ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है, करें। यह शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होती है। तो एक प्रकार से जब कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो उसका मानसिक विकास तो होता ही है, साथ में शारीरिक विकास भी उसके थ्रू चलता रहता है। फिर सामाजिक विकास का उद्देश्य। समाज का विकास कब होगा, जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा, ठीक है, उसके पास एजुकेशन होगी, उसको पता होगा कि मेरे को क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। पर अगर ऐसा व्यक्ति जिसको पास शिक्षा नहीं है, उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसको क्या करना है, तो वो एक अच्छे समाज की निशानी नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छी शिक्षा प्रणाली समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों और वह बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त होने से ही समाज में विकास के लिए कार्य करते हैं। प्रत्येक बच्चा किस लिए कार्य करता है कि वो शिक्षा ग्रहण करे और अपने समाज को एक अच्छा बना सके। फिर आता है नैतिक एवं वैचारिक विकास का उद्देश्य। किसी व्यक्ति में नैतिकता और उसके विचार किस प्रकार के हैं, ये उसकी शिक्षा से प्राप्त पता चलता है, ठीक है। तो सपोज करिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं है, तो उनका जो वैचारिक होगा, उनका जो सोचने की क्षमता होगी वो एक लिमिटेड होगी। वो बस उतना ही सोच सकते हैं जितना उन्होंने अपने आसपास के माहौल में देखा है। बट एक ऐसा बच्चा जिसने नॉलेज गेन करी है, उसको जो उसकी थिंकिंग पावर होगी, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा सोच पाएगा उनके मुकाबले जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की है, ठीक। तो इसमें बताया गया है कि उसका चरित्र किस प्रकार का हो। चारित्रिक निर्माण का संबंध मनुष्य के संपूर्ण से होता है। बच्चों में नैतिक और चारित्रिक विकास शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। शिक्षा से बच्चे की में ईमानदारी, परोपकार, इच्छा, कर्तव्य ने आदि के गुणों का विकास होता है, ठीक है। जब कोई बच्चा ग्रहण करेगा शिक्षा तो उसमें ईमानदारी, अपने आप ही परोपकार, ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी। छठा पॉइंट आता है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। हम अपनी संस्कृति का विकास तभी कर सकते हैं जब हम यहाँ पे लोग शैक्षिक हों, जब उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में पता हो। हर समाज में अपनी एक संस्कृति होती है और शिक्षा द्वारा लोग अपनी संस्कृति धरोहर आने वाली पीढ़ी को देते हैं या हस्तांतरण करते हैं तथा शिक्षा के द्वारा ही संस्कृति का विकास होता है। हमारा अगला पॉइंट आता है व्यावसायिक विकास का उद्देश्य। रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी मनुष्य की सबसे मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि एक व्यक्ति को बेसिक चीज़ें क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। इससे ज़्यादा चीज़ें में भी वो जी सकता है, बट अगर ये तीन चीज़ें नहीं है तो उसका जीवन काफ़ी कठिन होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बेसिक है, ये चाहिए ही चाहिए। इसीलिए शिक्षा द्वारा इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनता है, ठीक है। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि वो एक व्यक्ति को, अगर उसके पास शिक्षा है तो उसको ये सब चीज़ें प्राप्त करने में मदद करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है 8वां पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि नागरिकता एवं शासन तंत्र
की शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है। नागरिकता और शासन तंत्र भी एक शिक्षा का क्या है, उद्देश्य। किस प्रकार है, किसी भी देश में के नागरिकों को वहाँ के नागरिक कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों को इस तरह के प्रशिक्षित करे कि वह अपने सभी नागरिक कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का अच्छी तरह का निर्वहन करें, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जैसे कि एक देश में कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिनको फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। नागरिकता क्या है, ठीक है, एक व्यक्ति को किस प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करना है, समाज में किस तरह रहना है, ये सब चीज़ें शिक्षा के द्वारा उसको सिखाई जा सकती है। दूसरा शासन तंत्र किस प्रकार चलेगा, ठीक है, तंत्र को किस प्रकार हमें काबू करना है, उसको किस प्रकार वक्त करवाना है, ये सब भी शिक्षा के थ्रू ही किया जाता है। और शिक्षा का कार्य महत्वपूर्ण ये है कि वह ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाए शुरुआत से ही, कि वो अपने कर्तव्यों को पालन कर सके, अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन कर सके। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर हम बचपन से ही बच्चे को सिखाते हैं कि राष्ट्रीय गान के समय खड़े होना है, ठीक है, हमें उसको सम्मान देना है, तो बच्चा ये सब चीज़ें बचपन से ही सीखता जाएगा। तो अगर भविष्य में अगर कहीं वो राष्ट्रीय गान सुनता है तो वो खड़ा होगा, उसको सम्मान देगा, ठीक है। एक ये बेसिक चीज़ है कि एक जिम्मेदारी का एक व्यक्ति का नागरिक कर्तव्य है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट कि शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में, ठीक है, शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। तो शैक्षिक प्रक्रिया के विकास के शुरुआती दौर में शिक्षा को एक संचयन की प्रक्रिया माना जाता था, ठीक है। तो जब इतिहास में जब शिक्षा देना प्रारंभ हुआ, लोगों ने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, तो क्या हुआ, उसको क्या माना जाता था, एक संचयन प्रक्रिया माना जाता है। इसके अनुसार शिक्षा का कार्य होता था कि बच्चों को खाली दिमाग में ज्ञान का बीज बोए, ठीक है। तो जब शुरुआत में जब शिक्षा देना आरंभ हुआ तो उसको एक ऐसी चीज़ माना जाता था कि बस बच्चों के खाली दिमाग में क्या भरा जाए, ज्ञान का बीज बो दिया जाए या फिर उसमें ज्ञान भर दिया जाए, ये माना जाता था। उसके बाद कई लोगों ने इसके ऊपर अपने अनुमान प्रस्तुत किए। तो वो ये है कि जॉन एडम के अनुसार शिक्षा शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच चलने वाली द्विध्रुवीय क्या है, प्रक्रिया है। शिक्षा शिक्षार्थी और शिक्षक, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में चलने वाली एक प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, शिक्षा। किनके द्वारा माना गया, जॉन एडम के द्वारा। फिर आते हैं रायबॉन आते हैं जिनके द्वारा क्या माना गया, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया, यहाँ पे द्वि के बदले त्रिध्रुवीय प्रक्रिया आएगा, ठीक है, प्रक्रिया माना गया। उनके अनुसार शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्य चर्चा शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण रूप हैं। शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्य चर्चा मतलब आपको क्या पढ़ाया जाएगा, शिक्षक आपका टीचर और शिक्षार्थी स्टूडेंट, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बन जाता है। एक प्रकार से ये ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। फिर बात करें हम आगे कि शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में और बेहतर समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके अनेक रूपों के बारे में समझ लें। तो शिक्षा के कुछ रूपों को प्रस्तुत किया गया है, वो रूप निम्नलिखित हैं। पहले आते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो कि कहाँ दी जाती है, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में, ठीक है। स्कूल्स में दी जाती है, स्कूल के बाद हायर स्कूल्स में दी जाती है और उसके बाद कॉलेजेस में आपको जो शिक्षा दी जाती है वो क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। इस तरह की शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों सभी संस्थानों द्वारा निश्चित किए जाते हैं, ठीक है। इस शिक्षा में क्या है, एक सिलेबस डिसाइडेड होता है, ठीक है, वही आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिकली आप अगर कॉलेज की बात करें, हम उदाहरण लें जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो एक सिलेबस दिया गया है, आपको वही सिलेबस पढ़ना है, उसी सिलेबस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पेपर आएगा और उसी के रिगार्डिंग आपको देना है। तो वो क्या है, एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा है, जो कि आपको पहले से ही पता होता है आपको क्या पढ़ना है और उसमें पाठ्यक्रम अनुसार होता है। यह पूर्ण रूप से योजनाबद्ध होती है, योजनाबद्ध नहीं, यहाँ पे बद्ध होगी, हिंदी में लिखने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो योजनाबद्ध होती है तथा इसमें बहुत ही कम लचीलापन होता है, काफ़ी कम चांसेस हैं कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सिलेबस आ चुका है और आप उस सिलेबस में चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें करना काफ़ी कठिन होता है, पूरे के पूरे सिलेबस में फिर चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या पढ़ना है यह पहले से ही निश्चित होता है तथा समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है। 4 से 5 साल 8 साल में कहीं कुछ सिलेबस में चेंजेस आ जाते हैं, बट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब आपको इसमें निश्चित किया जाता है ऑलरेडी। फिर आता है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा की तरह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की सीमा में नहीं बांधा जाता है। अब निरौपचारिक की बात करें तो ये एक
प्रकार से स्वतंत्र शिक्षा का एक उदाहरण हो सकता है, परंतु इसका उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होता है। ठीक है, निरौपचारिक में भी आपको लिमिटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, आपका सिलेबस होगा उसको आपको पढ़ना है, पर ये स्कूलों या फिर कॉलेजेस में नहीं दी जाती है तथा इसकी योजना काफ़ी लचीलापन होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी लचीलापन होता है, आप चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रसार तथा उसे व्यवस्थित करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। ठीक है, उसका प्रचार करते हुए उसको आगे बढ़ाना। प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, सतत शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा, इनके विभिन्न रूप हैं। ठीक है, तो इसके विभिन्न रूप क्या क्या है? प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, सतत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, इसके क्या है? महत्वपूर्ण उदाहरण है या फिर आप कह सकते हैं इसके रूप है। यह उन व्यक्तियों को शिक्षित करने में सहायक है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ उठा नहीं पाते तथा जिनके द्वारा शिक्षा को निरंतरता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है सिंपली जो लोग कह सकते हैं कि जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता या फिर जो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो ये सब चीज़ें नहीं ग्रहण कर पाते, उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा का आप कह सकते हैं कि इन्वेंशन किया गया, लोगों ने देना चालू किया। फिर आता है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक, निरौपचारिक, फिर आती है आपका अनौपचारिक। ये तीसरी शिक्षा का है और ये आखिरी है। इसमें बताया गया है कि यह वह शिक्षा है जिसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही निश्चित उद्देश्य पाठ्यचर्या शिक्षण विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी शिक्षा है, ना इसमें सिलेबस होगा, ना ये किसी कॉलेज या स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी और ना ही इसके लिए कोई निश्चित चीज़ प्राप्त होगी। उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चे की प्राथमिक शिक्षा अनौपचारिक तरीके से सबसे पहले घर में शुरू की जाती है। ठीक है, तो बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा सबसे पहले कहाँ शुरू की जाती है? घर में। उदाहरण के लिए हम बात करें, अगर आप बच्चे को बचपन से बोलना सिखा रहे हैं, ठीक है, आप बच्चा आपको देखी कुछ बोल रहा है, तो वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। क्यों? क्योंकि वो ना ही स्कूल में दी गई है, ना ही आप उसको क्या सिखा रहे हैं, सिखाएंगे या कहीं बताया गया है। ठीक है, व्यक्ति के आचरण एवं भाषा को उचित दिशा में ले जाने के लिए, उनके अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए, उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार किसी विशेष कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा का प्रावधान बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, एक व्यक्ति को उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा, उसका आचरण किस प्रकार का होगा, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है, उसके अनुभव को व्यवस्थित करने के लिए, उसकी बच्चे की जो रुचि है उसकी रुचि किस क्षेत्र में है उसमें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी योग्यता के अनुसार किसी विषय में उसको प्रशिक्षित करने के लिए जो चीज़ें, जो जिस प्रकार की शिक्षा प्रयोग में आती है वो कौन सी है? वो है अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा। फिर आता है अकादमिक डिसिप्लिन, ज्ञान। अकादमिक डिसिप्लिन ज्ञान की उस शाखा का संदर्भ करता है जिसमें ऐसे लोग विशेषज्ञता, परियोजना, पूछताछ, समुदाय और शोध आदि में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो अकादमिक डिसिप्लिन का मतलब है इसमें कुछ ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, आप उनको शिक्षा दी जाती है जो कि कहाँ पे शामिल होते हैं? विशेषतः परियोजना, किसी परियोजना में, पूछताछ, समुदाय और शोध आदि में शामिल किए जाते हैं, जो किसी विषय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक, गणित, दर्शन, समाजशास्त्र आदि सभी एकेडमिक डिसिप्लिन हैं। ठीक है, अकादमिक कह दो तो अकादमिक डिसिप्लिन या फिर एकेडमिक डिसिप्लिन को आप इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ लोगों को डिसिप्लिन के थ्रू पढ़ाया जाता है जो कि आगे जाके किसी एक विशेष क्षेत्र में ही भाग लेते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति को गणित में इंटरेस्ट है तो उसको गणित के क्षेत्र में ही पढ़ाया जाएगा, तो वो आगे जाके भविष्य में गणित के क्षेत्र में काफ़ी सारी चीज़ों को पता करेगा, इस प्रकार से कह सकते हैं। फिर आता है कि डिसिप्लिन की उत्पत्ति हुई थी सदी में, उत्पत्ति हुई, ठीक है, शुरुआत के दौर में जर्मन विश्वविद्यालय में हुई थी। शुरुआत में जो डिसिप्लिन है उसकी उत्पत्ति विश्वविद्यालय जर्मनी के एक विश्वविद्यालय में हुई थी। 1970 से 1980 के दशक में कई नए एकेडमिक डिसिप्लिन्स जो किसी विशिष्ट शिक्षा पर केंद्रित होते थे, जैसे मीडिया अध्ययन, महिला अध्ययन आदि विषय तेजी में वृद्धि हुई। ठीक है, तो एकेडमिक डिसिप्लिन का आप एक इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसका जो उत्पत्ति हुई थी वो 1900 सदी में हुई थी। ठीक है, 1900 सदी या फिर 1900 ईस्वी में आप कह सकते हैं। उसमें कहाँ पे हुई थी? जर्मनी के एक विश्वविद्यालय में हुई थी। 1970 से 80 के दशक में कई सारी चीज़ें फेमस हुई, जैसे कि
मीडिया का अध्ययन, महिला अध्ययन इत्यादि क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 1 का चैप्टर 1। ठीक है, अभी इसमें 2 चैप्टर और हैं जिनकी मैं वीडियोस जैसे ही नोट कंप्लीट होंगे मैं वीडियोस फटाफट लाऊंगा, आपको वीडियो मिलेगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको समझने में कुछ भी दिक्कत हुई है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ब्लॉगिंग चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे इसके आपके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप वहाँ से इसके नोट्स ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।